आ रही है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? जस्ट वेट अ मिनट। क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, ऑल राइट। वेट अ मिनट। ऑल राइट, तो आज के क्लास में चंदा, कृतिज्ञा, छोटी, रिया, साधना, सुनीता, शमिता, रानी, नीलम, आरती, संध्या, स्वीटी, अंजनी, भारती, बीना, संगीता, रूही, मधुलता समेत बहुत सारे स्टूडेंट आज का सेशन ज्वाइन कर रहे थे। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर मेरे प्यारे साथियों क्लासेस नंबर 10 है ना। और लेक्चर नंबर 10 में हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में आपसे बात करेंगे। इज इट राइट कि आखिर एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड में आखिर कौन कौन सी एलिमेंट्स होती है, कौन कौन सी तत्व होती है। दूसरी चीज हम आपसे ये भी बात करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड की रंग के कारण जो एबनॉर्मेलिटीज होती है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर बीटीएससी हो या आप कोई भी नर्सिंग का पेपर देंगे तो वहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कलर लाल है तो फीटस कैसा होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम आगे आज का लेक्चर में देखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। पिछले लेक्चर की बात किया जाए तो पिछले लेक्चर में हम आपसे बात किए थे थोड़ा सा पिछली लेक्चर को अगर रिवीजन किया जाए, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ पिछली लेक्चर को, है ना। पिछली लेक्चर में सुनिएगा ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनेंगे। क्लास नंबर 9 को थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद 2-3 मिनट बाद अपना क्लासेस नंबर 10 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे बात किया था, सुने, है ना, मैं आपसे बात किया था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। मैंने बोला था कि मेल गैमेट जिसे स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट जिसे ओवम बोलते हैं, दोनों आपस में मिलता है, उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन निषेचन बोलते हैं। राइट, ये कहाँ पे होती है? तो ये एम्पुला वाला भाग में होता है। जब निषेचन होने के बाद जो कोशिका बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे जाइगोट बोलते हैं, है ना। समझ में आ रही बात? हाँ। जाइगोट फर्दर जो है वो 2 सेल स्टेज, 3-4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज जिसे मोरुला बोला जाता है, 32 सेल स्टेज में वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की जो दीवार है उसमें जाकर चिपकता है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ब्लास्टोसिस्ट में हमने जब देखा कि इसकी 2 परत होता है, एक होता है ट्रोपोब्लास्ट और दूसरा होता है इनर सेल मास। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट मुख्य रूप से सर फीटस के कोरियोन भाग का निर्माण करता है ना, और वहां से क्रियोनिक भिलाई का निर्माण होता है जो आगे चल के प्लेसेंटा को बनाता है। समझ में आ रही बात? तो ये हमने कल पढ़ लिया था, प्लेसेंटा का फंक्शन आपको समझाया था, हर एक चीज प्लेसेंटा को डीपली आपको मैंने समझा चुका था पिछली क्लास, है ना। मुख्य रूप से आपको याद ये रखना है कि प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एचपीएल हो गया, एचसीजी हो गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है एनसीईआरटी लिखती है ओवरी, लेकिन पहले की कुछ कुछ बुक है वो ओवरी प्लस प्लेसेंटा को भी रिलैक्सिन के बारे में लिखती है। समझ में आ रही बात? अब आज का लेक्चर में हम लोग इनर सेल मास को पढ़ेंगे। इनर सेल मास जो हमने बोला था, एक परत होती है एमेनियन, फीटस की 2 परत, एक कोरियोन और दूसरा एमेनियन। राइट, है ना। कोरियोन के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था, एमेनियन के बारे में थोड़ा सा सुन ले। ये एक चिकनी परत, ठीक है, चिकनी और पारदर्शी परत है जो कोरियोन के जस्ट नीचे में होती है। मुख्य रूप से ये एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करता है, एमनियोटिक कैविटी बनाता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और आज हम इसे पढ़ेंगे भाई। समझ में आ रही बात? यहाँ तक किसी तरीका का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एमनियोटिक कैविटी बनता है, एमनियोटिक कैविटी कहने मतलब जिसमें एमेनियन होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो कौन सा कोशिका बनाता है? तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये एमेनियोजेनिक, ए फॉर एमनियोटिक कैविटी, ए फॉर एम्नियोजेनिक कोशिका के द्वारा ये निर्माण होता है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक कोनो दिक्कत नहीं सर, कोई ऑनोमिनो नहीं है सर। यस, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से पीपीटी बना हुआ है, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब थोड़ा सा सुधर गया है, जो टाइपिंग करता है उसको मैंने समझाया। सबसे पहले साथियों एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा समझने की, रफ स्केच अगर समझने की कोशिश करें, है ना, थोड़ा सा रफ नॉलेज अगर समझने की कोशिश करें एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, तो आप क्या समझेंगे, है ना। आप जैसे मेरे प्यारे साथियों ट्रोफोब्लास्ट, पिछली क्लास में हमने ट्रोफोब्लास्ट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना।
ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट सॉरी ऐसे ये गड़बड़ हो गया, ब्लास्टोसिस्ट है ना। ब्लास्टोसिस्ट की दो कोशिका होता है, ब्लास्टोसिस्ट की दो भाग होता है, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट, सुनेंगे ध्यान से, और एक होता है इनर सेल मास, है ना। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्लेसेंटा का निर्माण करता है, जो कि हम कल की क्लासेस में आपको समझा चुके हैं, ये चीज अपना कंप्लीट हो चुका है ना। आज अपन समझेंगे इनर सेल मास जो है वो मुख्य रूप से फीटस की एक परत की निर्माण करता है जिसे एमेनियोन बोलते हैं। एमेनियोन आगे चल के एमेनियोटिक कैविटी का निर्माण करता है। किस कैविटी का निर्माण करता है मेरे प्यारे साथियों? एमेनियोटिक कैविटी का निर्माण करता है। कौन सी कोशिका की मदद से ये एमेनियोटिक कैविटी बनता है? तो याद रखेंगे एमेनियोजेनिक सेल, है ना। समझ में आ रही बात? ये फिर एमेनियोटिक कैविटी जो है आगे चल के इसमें कौन सी फ्लूइड होती है? एमेनियोटिक फ्लूइड होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पीडीएफ में देखते हैं, है ना। ध्यान से सुनेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, है ना। अब एम्यूनिटिक फ्लूइड के ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन मुख्य रूप से ये एमेनियोन लेयर से होता है ना। ट्रोफोब्लास्ट के कौन से स्तर से होता है? तो एमेनियोन लेयर से होता है। परंतु संपूर्ण अम्नियोटिक द्रव में कुछ भाग मारित निर्मित और कुछ भाग भ्रूणीय निर्मित होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि कुछ भाग जो है वो मांस से बनता है, मारित निर्मित, और कुछ भाग जो है वो भ्रूणीय निर्मित यानी फीटस से डेवलप्ड होता है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एमेनियोन जो कोशिका है वो किसका है? फीटस का है। और ये जो इनर सेल मास कोशिका किसका है? तो ये मदर का है। ये जो कोशिका है वो माता का है ना भाई, है ना। और ये किसका किसका है? फीटस का, भ्रूण का। तो ये दोनों मिलकर कुछ कुछ भाग जो है वो एम्नियोटिक द्रव का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी समझेंगे, एमेनियोन का कुछ भाग डिशूडिया के मैटरनल वेसल्स द्वारा प्लेसेंटा की फीटल वेसल्स द्वारा भी स्रावित होता है। वही चीज लिखा जा रहा है कि डिशूडिया किसे बोलते हैं? डिशूडिया क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर डिशूडिया जो है वो इंडोमेट्रियम की, है ना, माँ की जो गर्भाशय की परत है, कौन सी? इंडोमेट्रियम, है ना। इंडोमेट्रियम की परत, इंडोमेट्रियम की दीवार, है ना, जो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? कि माँ के कोशिका के साथ जुड़ा होता है। जुड़ी होती है। ठीक है ना। तो ये जो एमेनियोन है डिशूडिया डिशूडिया का मैटरनल वेसल्स यानी मदर की ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है, और प्लेसेंटा के फीटल मतलब देखो ऐसे समझो, कहने का मतलब ऐसे समझते हैं। देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, अगर ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा यूटेरस हो गया, है ना। यूटेरस में ये वाली जो परत है मेरे भाई, है ना, ये है क्या सर? तो ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, और ये जो कैविटी है, ये वाली जो कैविटी ऐसे, है ना, ये हमारी कैविटी है एमेनियोटिक कैविटी। रब समझिएगा इसके समझाने के लिए। इसमें क्या है? तो इसमें हमारा पिंगू चार्लिंग यानी बच्चा है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है अम्बिलिकल कोड से। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि प्लेसेंटा भी जो है वो कुछ हद तक, कुछ भाग एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करता है। ठीक है, प्लेसेंटा की फीटल्स वेसल से, जो अम्बिलिकल कोड है, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये फीटल की वेसल से द्वारा स्रावित होता है। समझ में आ रही बात? ठीक, आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि इसकी आयतन क्या है ना। अब जब फ्लूइड है तो फ्लूइड का कोई ना कोई मापन तो होगा ना भाई। हाँ, तो गर्भावस्था के अवधि के साथ साथ इसका आयतन में भी परिवर्तित होता है। याद रखना है कि 12वें सप्ताह ये 50 ml होता है, 20वें सप्ताह 40 ml होता है, और सबसे अधिक जो होता है भाई वो 38 सप्ताह में होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो 800 ml हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबसे अधिक मात्रा जो है वो कब होता है? तो सबसे अधिक मात्रा जो है वो 38वां सप्ताह में होता है, तकरीबन 1000 ml। ठीक है, हाँ सर, तो ये याद रखेंगे। अब थोड़ा सा और समझते हैं। समान अवस्था में भ्रूण द्वारा प्रतिदिन 400 से 1200 एमिनोटिक द्रव उत्सर्जित होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि नॉर्मल अवस्था में कि प्रतिदिन कितना एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो भ्रूण के द्वारा उत्सर्जित होता है, तो 400 से 1200। ठीक है, 200 से 500 ml द्रव भ्रूण द्वारा निगल लिया जाता है, यानी 400 से 1200 बना रहा है और ये 200 से 500 ml उसको खुद निगल लेता है, फिर उसको बाहर एक्सक्रीट भी करता है, निगलता है निगलता है निगलता है, यही इसका काम होते रहता है। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से
निगलने का और निकालने का काम है, वो मुख्य रूप से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको देखने को ये चीज मिलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर, ठीक। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, दो वो टर्म है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मैं करवा रहा हूँ, ये दोनों टर्म है ना। और अभी तक आपने समझ गया होगा, मैंने पोलियो और लीगे बहुत बार आपको समझाया। कहीं भी पोली शब्द लगा हुआ हो, पोली, पोली का मतलब होता है ज्यादा, है ना। और कहीं भी ओलियोगी शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कम। ठीक है भाई, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी महिला में, ठीक है, एम्यूनिटिक फ्लूइड का मात्रा नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल 1000 से 1200 होना चाहिए, बट 2000 ml से अधिक हो जाए, कितना से अधिक हो जाए? 2000 ml से अधिक हो जाए तो उसे हम लोग पोलीहाइड्रो एमिनियोस बोलते हैं। ठीक है, अभी तक इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कितना ml से अधिक हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि किसी महिला का एमिनेटिक फ्लूइड का आयतन बढ़ा हुआ है, तो कौन सा केस है? पोलीहाइड्रोएमिनियोस का केस है, ओलिगी हाइड्रोएमिनियोस का केस है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी है। हम अक्सर बच्चों को समझाते हैं कि पोली का मतलब होता है ज्यादा। क्या? पोली का मतलब ज्यादा। फिर से बोले, मेरे साथ रिकॉल करें, पोली का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, पोली हाइड्रोएमिनियोस, पोली का मतलब होता है मेरे भाई ज्यादा। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें एमिनेटिक फ्लूइड का आयतन 2000 ml से अधिक हो जाती है, उसे हम लोग पोलीहाइड्रो एमिनियोस बोलते हैं। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? समझ में आ रही बात? हाँ। उसी तरीका से अगर 200 ml से कम हो जाए, नॉर्मल 200, देखो जनरली जो है, ये तो 12 सप्ताह बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तकरीबन 400 ml 800 ml तक ये सब जो है वो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन मुख्य रूप से 600 700 से ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम में फिर दिक्कत हो जाएगी जब प्री टर्म की केस आ रही है। ठीक है, 700 800 रहे तो ठीक है। अगर 200 से कम हो जाता है, समझ में आ रही बात, 200 ml से कम हो जाता है किसी भी स्त्री में एम्यूनिटिक फ्लूइड, तो ये सीवियर केस है प्रेगनेंसी का। अभी के लिए बस याद रखें, मैं आगे समझाऊंगा, आगे मैं ये चीज आपको समझाऊंगा कि पोलीहाइड्रोएमिनियोस और ओलिगोहाइड्रोएमिनियोस के केस में कैसे कैसे समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, वो आगे समझेंगे। बस अभी आपको ये याद रखना कि पोलीहाइड्रोएमिनियोस के केस में 2000 ml से ज्यादा हो जाता है, ओलिगी हाइड्रोएमिनियोस के केस में 200 ml से कम हो जाता है। ओलियो शब्द का मतलब होता है कम और पोलियो शब्द का मतलब होता है ज्यादा। ऐसे याद रखो ना, पोलीमर, पोलीगोन, है ना। पोली मतलब पोली शब्द ही ऐसा है ना, पोली का मतलब होता है ना कि मल्टीपल्स, है ना। किसी भी, जैसे हम लोग कहने का मतलब, जब आप मैथ में पढ़ेंगे तो मैथ में एक चैप्टर होता है पोलीगोन, है ना, मतलब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल साइड जिसे है, जिस फिगर में, उसे हम लोग पोलीगोन बोलते हैं। तो याद रखेंगे मेरे साथियों कि पोली का मतलब होता है मल्टीपल्स। तो पोलीहाइड्रो एमिनियोस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की आयतन 200 ml से क्या होती है? रिकॉल करो, बोलो, वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, ओलिगोहाइड्रो एमिनियोस, तो ओलिगोहाइड्रो एमिनियस एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है एम्यूनिटिक फ्लूइड की आयतन 200 ml से कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? हाँ, और एक चीज ये भी याद रखना कि जितनी भी एम्यूनिटिक फ्लूइड है, लगभग प्रत्येक 3 घंटे में नया बन जाता है, न्यू बनता है ना। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो हमारी एम्यूनिटिक फ्लूइड है, इसमें है क्या। थोड़ा सा 3D देखोगे? दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। एम्यूनिटिक फ्लूइड आखिर ऐसा होता कैसा, फील आएगा। ब्रेव कहाँ गया? और बाकी पहले वाला लेक्चर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं भाई? करना होता है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं कोई अच्छा सा आपको 3D दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी टाइम लग रही है, उसके बाद
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हमने आपसे 3D नहीं दिखाया था ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की 3D में आपको नहीं दिखाया था, आज आपको वो भी दिखवा दूंगा, है ना। जो हमने आपको दिखवाया था कि पहला मंथ में ये चीज ऑर्गन बनती है, दूसरा मंथ में ये ऑर्गन बनती है, तीसरा मंथ में ये ऑर्गन बनती है, सब चीज हमने आपको नहीं दिखाया था, ठीक है। तो जस्ट वेट अ मिनट, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, तो आपको और फील आ जाएगा ना। बाकी यार छोटा टॉपिक है, अपन कर लेंगे, है ना, तो ज्यादा बड़ी टॉपिक है नहीं। लास्ट के जो टॉपिक है ना, उस वो हमारी थोड़ी सी अच्छी है ना, तो उसको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। शेयर हो रहा है विंडो आप स्क्रीन। इस इमेज को थोड़ा सा गौर करना, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले हमने टॉपिक पढ़ाया था उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूँ 3D के जरिए। उस टाइम बच्चे बोले थे कि सर 3D दिखा दीजिए, बट मेरे पास आई थिंक अवेलेबल नहीं था, है ना। अभी अवेलेबल है वो सिस्टम, हम आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ध्यान से सुनिए। याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि कंसेप्शन से लेकर परस्पर, कंसेप्शन कहने का मतलब, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड में मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है ये आपको पढ़ाना है, और दूसरी चीज पढ़ाना है कि एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के अनुसार कौन सी जो है वो बीमारियां होती है, वो चीज आपको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सुनेंगे, बस 15-20 मिनट समय लगेगा, ये टॉपिक दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हैंड राइटिंग से पढ़ाइए, हैंड राइटिंग से पढ़ाइए, क्या है यार, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कभी लोग बोलते हैं हैंड राइटिंग से पढ़ाइए, सर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता, आप क्या लिखते हैं, तो पीडीएफ से पढ़ाना तो पीडीएफ नहीं समझ में। अरे वैसे टाइप के आदमी हो तुम लोग। देखो ये फीटस, ठीक है, ये फीटस जो है मुख्य रूप से तकरीबन 5 वीक का फीटस है ना, देखो सब कुछ लिख रहा है ना, 5 वीक तक ये फीटस है, फीटस जो है वो ग्रो कर रहा है ना। जनरली ध्यान से सुनेंगे, अगर ओवरव्यू आपको समझना है तो ऐसे समझे कि पहला मंथ में क्या होता है कि मदर और फादर इसके गुणसूत्र आपस में मिल जाता है, ठीक है। दूसरा मंथ में ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है, और मेजर जो ऑर्गन है मेरे भाई वो हार्ट की निर्माण हो जाती है दूसरा मंथ। तीसरा मंथ में ये पैर हाथ की जो लिम्स है वो निर्माण हो जाती है, और चौथा से छठा मंथ में जो है वो शरीर पे हेयर फॉलिकल्स आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और साथ में आंख की जो लेंस है, आंख की जो नेत्र है जिसे आइरिस बोलते हैं, आंख की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। और 7वां से 9वां मंथ में जितने भी मेजर ऑर्गन है जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सब डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनते चले। पहला मंथ में देखो, पहला मंथ में ये सब प्रोसेस हो रहा है। पहला मंथ में कौन सा प्रोसेस हुआ तो आपने देखा, उधर से अंडाणु आ रहा है, इधर से स्पर्म जाएगा, दोनों आपस में मिलेगा, फ्यूज होगा, ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, ठीक है। ये सब चीज तो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं आपको। हाँ जी बोलिए पूजा राज, मैं डॉट देख रहा हूँ। देखो भैया ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, है ना। देखो देखो ये है जो आपको स्क्रीन पे किट दिख रहा है, ये कौन सा किट है? प्रेगनेंसी का किट, ठीक है। प्रेगनेंसी कब कंसीडर होगा? जब ये वाला जो फेज है,
ब्लास्टोसिस्ट वाला फेज महिला के शरीर में निर्मित हो जाएगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट वाला फेज जब महिला के शरीर में बन जाएगा तब जाकर उस महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, वरना पहले प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, उसके बाद ही एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए ध्यान से, है ना। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब उसके बाद ये महिला जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएगी। प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन का ड्रॉप जो है वो प्रेगा किट इस पे डालेगी। अगर 2 लाइन बन जा रहा है तो प्रेगनेंसी कंफर्म है, अगर 1 लाइन बन रहा है तो प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, ठीक है। 2 लाइन बनने के बाद मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दीजिए। तो ये ऑलरेडी ये जो महिला जिसकी आपने देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, ठीक है, उस महिला के शरीर में ऑलरेडी ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। तो इसकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो डबल लाइन आ रहा है, देखो ना। अभी आगे चलेगा। अब ये देखो, ये 16वां दिन यानी दूसरे मंथ में महिला प्रवेश कर गई। तो हमने बोला था कि महिला जब दूसरे मंथ में प्रवेश कर जाती है तो न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो मुख्य रूप से आपकी वर्टिब्री वाली जो चीज है उसको निर्माण करता है, ब्रेन ये सब का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये न्यूरल ट्यूब का निर्माण हो गया दूसरे मंथ में, है ना। देखो ध्यान से, इसीलिए बोला जाता है कि दूसरे मंथ में HC फॉलिक एसिड की गोलियां जो है वो खाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखो साफ साफ ले, तकरीबन 400 मिलीग्राम माइक्रोग्राम जो है वो फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो लेना स्टार्ट कर देना चाहिए डेली। समझ में आ रही बात? हाँ, अब ये बन गया, है ना, न्यूरल ट्यूब बन गया। न्यूरल ट्यूब जैसे ब्रेन में पीछे वाली जो है ना रीढ़ की हड्डी, वही न्यूरल ट्यूब है। ये ऐसा फीटस बन जाता है, बेबी का फीटस। ध्यान से गौर से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको क्या बोला था, इस इमेज को गौर से देखना, मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, है ना, एकदम 3D। हमने बोला था कि पहला मंथ में फीटस की हर्ट बन जाती है, ठीक है। हर्ट साउंड सुनना आप शुरुआत कर दोगे। सबसे पहला ऑर्गन हर्ट बनता है, याद रखेंगे। बच्चा का सबसे पहला ऑर्गन, सबसे पहला अंग कौन बनता है, तो हर्ट बनता है। देखो इस इमेज में देखना, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे है ना जहाँ पे माउस का कर्सर है, ठीक है। यहाँ पे देखना भाई, हार्ट लब डब करेगा, कर रहा है हार्ट लब डब। थोड़ा सा पीछे और कर इसको, फील आपको आना चाहिए, ठीक है। ये वाला ऑर्गन देख 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 यहाँ पे, देख देख ये वाला देख, ये वाला देख देख, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला मंथ में जो है वो, दूसरा मंथ में मतलब पहला मंथ में तो हर्ट बन जाती है, दूसरा मंथ में वो लब डब भी करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा मंथ में कुछ इस टाइप से आपको दिख जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, प्लेसेंटा वगैरह देखो निर्माण हो रहा है, प्लेसेंटा का कनेक्शन हो गया। तीसरा मंथ में हाथ पैर ये सब लिम्स डिजिट आना स्टार्ट हो जाता है, हाथ पैर ये सब देखो, है ना। ठीक है भाई, अब देखो चौथा मंथ में जाओ। ये जो टिंगू चार्लिंग है चौथा मंथ में आप प्रवेश करेगा, है ना। देखो तीसरा मंथ में प्रश्न ये भी पूछा जाता है, क्या सर हम तीसरा मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और मुझे फीटस का लिंग का पता चल जाएगा? लिंग का कहने का मतलब वो मेल है या फीमेल है, तो तीसरा मंथ में नहीं पता चलेगा। तीसरा मंथ में फीटस बनना, फीटस की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जेनिटल ऑर्गन, वो बनना स्टार्ट हो जाता है, बट अब तीसरा मंथ में पता नहीं लगा सकते हैं। चौथा मंथ, पांचवा मंथ में वो चीज को पता लगा सकते हैं, जो कि इलीगल, वो चीज को पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। भेजा में घुस रहा है, हाँ सर। ये थर्ड मंथ हो गया, ठीक है। देखो देखते जाओ देखते जाओ, 3D का फील लो, है ना। ये साइज बता रहे हैं, ठीक है। 28 ग्राम की लगभग फीटस हो जाती है, 10 सेंटीमीटर, 4 इंचेज, मतलब इंच में अगर 4 इंच 10 सेंटीमीटर। अब चौथा से छठा मंथ में आप देखना कि जो फीटस है ना, चौथा से छठा मंथ करने का मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। और इसमें एक होती है भाई लानूगो, है ना, एक टर्म होता है लानूगो, याद रखिएगा। लानूगो कहने का मतलब हेयर फॉलिकल्स, अगर बच्चा क्या। अब आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि लानूगो कौन सा मंथ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लानूगो जो है वो 4 से 6 मंथ में देखने को मिलता है। लानूगो मतलब हेयर फॉलिकल्स बच्चे के शरीर पे आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये मुख्य रूप से हेयर फॉलिकल्स क्यों आता है, हेयर फॉलिकल्स इसलिए आता है क्योंकि बच्चा को डैमेज ना हो पाए, ठीक है, बच्चों को चोट ना पाए, मतलब मुख्य रूप से बच्चा के प्रोटेक्शन के लिए हेयर फॉलिकल्स आता है। अब थोड़ा सा ऐसे सोचें कि हमारे शरीर में जहां जहां हेयर, ठीक है, जैसे यहाँ पे हेयर है, मुख्य रूप से
जब हमें जो निर्माण कर रहे थे, जिसने हमें बनाया, उसने सोचा कि यार कि जहाँ पे मतलब क्रिटिकल ऑर्गन है ना, जो आपके लिए बहुत यूजफुल ऑर्गन है, वहां पे हेयर दे दिया। ठीक है, क्यों हेयर दे दिया? इसलिए दे दिया क्योंकि आपके जो है बाहरी फॉरेन पार्टिकल से आपको सुरक्षा मिल सके। कान में भी हेयर फॉलिकल्स होता है, नाक में भी हेयर फॉलिकल्स होता है। नाक में तो देने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, काहे दे दिया सर नाक में, कान में काहे दे दिया? तो अरे ऐसे समझो ना कि नाक में जब आप श्वसन करते हो, नाक से श्वसन सांस लेते हो, तो कितना गंदगी आप ले जा रहे हो। ठीक है, तो उस जो गंदगी है उसी को यहाँ पे फिल्टर कर देता है। ठीक है, और फिल्टर करने के बाद जो गंदगी है वो उसे नकटी बोलते हैं, है ना। और नकटी को जब खाए होगे, ठीक है, बचपन में तो जरूर खाए होगे, खट्टा खट्टा लगता है, वही नकटी है। कान में भी हेयर होता है। क्यों होता है कान में हेयर? कि जो हवा जा रहा है, जो आप इधर से हवा ले रहे हैं इधर से, ठीक है, वो हवा को प्यूरिफाई करे हेयर फॉलिकल्स। तो मुख्य रूप से हेयर फॉलिकल जहाँ पे होती है, उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर, चलो। अरे कुछ लोग बोले थे कि सर 3D नहीं दिखाएं, उस दिन मैं 3D आप मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखाया ना। अब देखो, मतलब अब देखो, ये जो है ना कि चौथा से छठा मंथ में एक चीज ये भी याद रखना कि बेबी की जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन करने का मतलब नाक हो गया, ठीक है, कान हो गया, विजन हो गया, टच हो गया, हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब डेवलपिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब चौथा से छठा मंथ में बनना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे आगे मंथ बढ़ती है फिर वो मैच्योर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आईलिड्स भी आना स्टार्ट होता है, अब देख ले, आईलिड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मतलब अब लग रहा है कि इंसानी बच्चा है। चौथा से छठा मंथ में आपको दिख रहा होगा कि इंसानी बच्चा है, साथ में मूवमेंट भी है साथ में। मतलब चौथा से छठा मंथ में ये भी बोला जाता है कि मूवमेंट भी देखने को मिलता है, यानी मदर जो है वो मूवमेंट को फील कर सकती है। जब आप अल्ट्रासाउंड आप करवाओगे, तो अल्ट्रासाउंड भी करवाओगे तो आपको मूवमेंट की जो है वो फील होगी, है ना। वो अल्ट्रासाउंड में वो दिखेगा कि बच्चा जो है मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब चौथा से छठा मंथ में क्या हुआ? तो पहला लानुगो हुआ, दूसरा सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, जीभ, कान, बाल। ठीक है, और साथ में सेक्सेस भी स्टार्ट हो जाती है, मेल बनना, फीमेल बनना वाला जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो बनना स्टार्ट हो जाता है चौथा से छठा मंथ। ठीक है भाई, चलो आगे थोड़ा सा। अब ये 7वां से 9वां मंथ में चल गया, ऑलमोस्ट मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में फीटस पहुंच गया, तो बिल्कुल वेल डेवलप्ड फीटस है। जो ऑर्गन बना है वो मैच्योर होता है। ठीक है, इसकी साइज बढ़ती है, बेस बढ़ती है, और साथ में ये जो लंग्स है, लंग्स भी बन जाती है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं, है ना, ये बच्चा पूरी तरीके से तकरीबन 36 वीक का बच्चा आपको दिख रहा है, समझ में आ रही है। और तकरीबन 36 वीक में हाफ पाउंड हो जाती है वजन। ठीक है, तकरीबन 0.2 kg का बच्चा का जो है वो वजन बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है 7वां से 9वां मंथ में। आप देखो फोटोस पे। ठीक है, ये चीज है, ये चीज हमने आपको डेवलपिंग जो है वो समझा दिया भाई। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 3D नहीं दिखाए थे, देख लियो ना 3D, दिखे तो गया। मेरा बोर्ड कैसे जाएगा? बोर्ड बोर्ड आ जाओ। ठीक है भाई। हाँ सर, कर रहा हूँ व्यवस्था कर रहा हूँ। ठीक था क्लास। ठीक है, अब आते हैं अपना टॉपिक पे। हमने एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ रहा था बीच में, 3D आपको मैं दिखा दिया, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों, एमनियोटिक फ्लूइड में हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पूरा पढ़ा कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ट्रोपोब्लास्ट की इनर सेल मास में जो एमिनियन स्तर होता है उससे निर्मित होता है। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा। दूसरी चीज हमने आपको बताया दो टर्म, पॉलीहाइड्रो, मतलब कहने का मतलब जनरली एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर 2000 ml से, सॉरी, हाँ, 2000 ml से ज्यादा हो जाए तो उसे पॉलीहाइड्रो एमिनियोस बोलेंगे, 200 ml से कम हो जाए तो उसे ओलिगोहाइड्रो एमिनियोस बोलेंगे। इज इट राइट? अब समझते हैं कि ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड दिखता कैसा है। तो आपको ये फ्लूइड जो है वो साफ दिखेगा। ये दिखता कैसा है? तो बिल्कुल साफ दिखता है, और इसके साथ साथ, साफ के साथ साथ ये हल्का पीला दिखता है ना, हल्का पीला दिखता है, साफ दिखता है। लगभग इसमें 99% है ना, 99% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, शेष इसमें क्या होता है? तो कार्बोनिक और अकार्बोनिक तत्व मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हम आगे आपको समझाएंगे।
कार्बोनिक तत्व कहने का मतलब वैसी तत्व जिसमें कार्बन उपस्थित है। अकार्बनिक तत्व कहने का मतलब जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित है ना। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं सर, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में कार्बन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है ना। ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये कार्बोनिक सब्सटेंस है, जिसमें कार्बन उपस्थित है वो कार्बोनिक सब्सटेंस है। जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित है, जैसे आप नमक खाते हैं ना NaCl, ये इनऑर्गेनिक तत्व है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें कार्बन है नहीं है सर, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। हाँ, तो देखते हैं कार्बोनिक भाग क्या होता है और अकार्बनिक भाग क्या होता है, जरा इसको देखेंगे, है ना। इसमें याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। एक एक चीज हम आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कार्बोनिक भाग ग्लूकोज तकरीबन 20 मिलीग्राम होता है ना। अकार्बोनिक प्रोटीन जो है लगभग 0.3 मिलीग्राम, यूरिया का मात्रा होता है लिपिड का। ये आप ग्राम वाला जो है वो ये मत याद रखना, इसको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि कार्बोनिक भाग में कौन कौन सा चीज होता है। तो ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया, लिपिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन्स होता है और कुछ हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक भाग में सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। वर्निक्स कैसियोसा ऑलरेडी मैं समझा चुका, चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसे हम लोग वर्निक कैसियोसा बोलते हैं। लानिगो हेयर फॉलिकल्स को बोलते हैं। फीटल की स्किन होती है ना। अरे फीटस की, जब ऐसे समझो ना कि फीटस की स्किन डेवलप हो रहा है, तो वो जो लिक्विड है जिसमें 24 घंटा फीटस को रहना है, तो कुछ ना कुछ तो टुकड़ा उसमें जाएगा ना भाई, है ना। और साथ में फीटस की जो कोशिका होता है ना, ऊपर वाली कोशिका, ये इपिथेलियल कोशिका होता है। शरीर की ऊपरी कोशिका को हम लोग इपिथेलियल कोशिका बोलते हैं, तो ये ऊपरी कोशिका भी होता है, ऊपरी कोशिका। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ू। वर्निक्स को से, अरे चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा एकदम मक्खन की तरह होता है, पीला पीला होता है, ठीक है। अब गूगल करके देखना, आपको अच्छे से दिख जाएगा वर्निक कैसियस। यहाँ तक कोनो दिक्कत है तो पूछिए। ये आवाज डबल जा रहा है क्या यार, बोलना नहीं चाहिए पहले कि सर आवाज डबल जा रहा है। बंद कर देता हूँ। अब भी जा रहा है क्या डबल। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। आप लोग भी है ना, आप लोग बताना चाहिए ना, हम तो देखे ही नहीं, ठीक है। चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय आपका रिफ्रेश कर लेता हूँ स्क्रीन। सर डबल साउंड नहीं आ रहा। हार्मोन्स एपिथेलियल, हार्मोन्स एपिथेलियल क्या है, एपिथेलियल कोशिका है, ठीक है। एपिथेलियल जो है वो कोशिका है, और साथ में ऐसे आप सोचे ना कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ये सारी हार्मोन्स तो अवेलेबल होती है ना, प्लेसेंटा द्वारा बनता है, तो कुछ ना कुछ हार्मोन्स भी तो अम्नियोटिक फ्लूइड में होगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि अम्नियोटिक फ्लूइड में जो फीटस होता है, बच्चा होता है, उसकी सेल भी होती है, कोशिका भी होती है, उसी को एपिथेलियल सेल बोला गया, ठीक है। अब एक प्रक्रिया होता है साथियों, जिसे हम लोग बोलते हैं एमिनियोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं, है क्या। जनरली सुई के मदद से, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। मदर के जो बॉम्ब होता है, सुपोजिटेड माँ की बॉम्ब है, यूटेरस है, तो यहाँ से सुई के जरिए, है ना, सुई के जरिए इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है इंजेक्शन के जरिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनियोसिंथेसिस। ये एमिनियोसिंथेसिस क्यों किया जाता है, मुख्यतः भ्रूण में विकारो, है ना, भ्रूण में विकारो कहने का मतलब जो फीटस की डेवलपमेंट हो रही है उसमें किसी तरीका का कोई समस्या तो नहीं है, इस चीज के लिए मापा जाता है क्या सर।
हम लोग अमीनो सिंथेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कर सकते हैं? नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अमीनो सिंथेसिस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इलीगल है। क्या सर एमनियोटिक फ्लूइड से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बट इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे कानूनी रूप से, ये गलत चीज है। ठीक है, अगला चीज देखेंगे, भ्रूण की एक उपयुक्त माध्यम प्रदान करता है, और साथ में अगर इसका फंक्शन की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड की फंक्शन है क्या, मुख्यतः इसकी हम लोग अगर भाई फंक्शन की बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड की फंक्शन क्या है, ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड फीटल सेक्स की इसको प्रॉपर विस्तारत अवस्था में बनाए रखता है। यानी फीटल सेक्स कहने का मतलब, ध्यान से सुनेंगे, जिसमें फीटस की ग्रोथ हो रही है उसे हम लोग फीटल सेक्स बोलते हैं। सेक कहीं भी लगा हो तो उसे कैविटी बोलते हैं, जैसे यूट्रिन सेक्स, यूटेरस की कैविटी, गुहा। ठीक है, जैसे ये हाथ है ना, तो हाथ में ये कैविटी है ना, कैविटी है, तो अब इस कैविटी में हम ये चीज को डाले, माइक को ऐसे लगाए, तो ये हमारा शेप दिया ना, कि इस टाइप का शेप बन गया हाथ का। ठीक है, मोबाइल रखे तो मोबाइल का शेप, हाथ का शेप, मोबाइल का सॉरी एक कैविटी का शेप ऐसा बन गया। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो फीटल सेक है, जहां पे फीटस की जो है वो ग्रोथ होती है, उसकी अवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी शेप को बनाए रखने के लिए एमनियोटिक द्रव जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एमनियोटिक द्रव कम जाएगा तो फीटल सैक जो है वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, एमनियोटिक द्रव ज्यादा बढ़ जाएगा तो फीटल सैक जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, एमनियोटिक द्रव जो है ये भ्रूण की विकास में भी मदद करता है। समझ में आ रही बात? भ्रूण की गति है ना, जो मूवमेंट होती है भ्रूण की, वो इसी के कारण होता है। अगर ये फ्लूइड नहीं रहे तो गति का मूवमेंट नहीं हो। साथ साथ बाहरी आघात, ठीक है ना, बाहरी आघात से भी रक्षा प्रदान करता है। जैसे बाहरी जो शॉक होती है उससे भी रक्षा देने का, सुरक्षा देने का काम करता है। भ्रूण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करता है, भ्रूण की पोषण भी प्रदान करता है, साथ में ये न्यूट्रिशन भी देने का काम करता है। प्रसव के दौरान अम्नियोटिक फ्लूइड प्लेसेंटा एवं अम्बिलिकल कोर्ड की गर्भाशय संकुचन में रक्षा करता है। जनरली क्या होती है इसको समझेंगे, इस टर्म को समझिए, समझ में आएगी। हम आपको समझाए थे कि जब प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान क्या होता है कि शिशु बाहर आता है, तो शिशु बाहर आता है तो प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो ज्वाइंट ढीला होता है ना। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जब पार्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, तो उस समय सर्विक्स की डायलेशन, सॉरी सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब संकुचन, उसमें प्रेशर पड़ता है ताकि वो फीटस को आगे भेज सके। तो जाहिर सी बात है कि जब सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, तो जो अम्बिलिकल कोड है, जो प्लेसेंटा है, उसमें किसी तरीका का कोई डैमेज ना हो, तो इसको भी रक्षा प्रदान करने का काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड। सर अम्बिलिकल कोड अगर टूट जाएगा तो क्या बच्चा मर जाएगा? मर जाएगा, जाहिर सी बात है ना। बच्चा की जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो कहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है? अम्बिलिकल कोड के जरिए से तो मिल रहा है। आगे मैं समझाऊंगा अगले क्लास में, ठीक है, अम्बिलिकल कोड में पढ़ाऊंगा। तो अम्बिलिकल कोड जो है वो क्या होती है, डैमेज ना हो पाए इसका भी एमनियोटिक द्रव जो है वो हेल्प करता है। इस चीज में याद रखेंगे। प्रसव के समय सर्विक्स में इफेसमेंट या इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस कहने का मतलब, ओएस का मतलब होता है ओरिफेस, ठीक है, ओपनिंग को बोलते हैं। सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसे हम लोग इंटरनल ओरिफेस बोलते हैं। ठीक है, इफेसमेंट कहने का मतलब बढ़ना, विस्तार होना, है ना, डायलेशन होना। तो सर्विक्स की जो डायलेशन होती है, जनरली सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, लेकिन हमने आपको बताया है कि प्रसव जब होती है तो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स की डायलेशन होती है। तो ये जो डायलेशन होती है ना, सर्विक्स की इफेसमेंट जिसे इंटरनल उससे बोलते हैं, डायलेशन होती है, ये इसी के कारण होती है। ठीक है, इसमें भी मदद करता है, मतलब ऐसे समझे कि सर्विक्स की डायलेशन में भी मदद करता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, साथ में शिशु के जन्म के समय वजाइना को धोता हुआ बाहर निकलता है, जिसमें शिशु जो है किसी तरीका का कोई संक्रमण ना हो पाए। आपको पता है कि वजाइना में तरह तरह की इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब नया नया बच्चा बाहर आ रहा है जिसमें किसी तरीका का कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, तो जाहिर सी ऑब्वियस सी बात है कि इन्फेक्शन उसको हो सकता है। लेकिन जब शिशु बाहर चलना स्टार्ट होता है ना, माँ के जैसे ये बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल में आपको समझाया हूं ना, सर्विक्स और यूटेरस मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। सर्विक्स और यूटेरस नहीं, सॉरी, सर्विक्स और वजाइना मिलके। जैसे ये क्या है, तो ये यूटेरस है, यहाँ पे क्या है, टिंगू चार्लिंग बच्चा है ना, ये ऐसे इस ट्यूब से निकलना है, इसको बाहर निकलना है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये पहले इसमें आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेशाब करना स्टार्ट हो जाता है, फिर ये जो टिंगू चार्लिंग है
वो आराम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है सर्विक्स से होते हुए, है ना। तो यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसी तरीका का संक्रमण ना हो उससे भी बचाता है। अब देखिए कुछ इसकी असमानताएं, मुख्यतः नॉर्मल केस में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होना चाहिए, तो एमनियोटिक फ्लूइड के नॉर्मल केस में कलर कैसा होना चाहिए बताओ, तो हल्का पीलापन होना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति में, है ना, कैसा देखा गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हरा कलर का हो गया। ठीक है, कैसा हो गया सर, हरा कलर। हरा होने का रीजन क्या है, क्योंकि जो मेकोनियम है, मेकोनियम करने का मतलब बच्चा का फर्स्ट स्टूल, लिख लेंगे, पहला स्टूल, फर्स्ट स्टूल, बेस्ट पदार्थ, है ना, पहला मल इसे बोलते हैं, स्टूल मतलब मल, है ना। ये क्या होता है कि माँ के यूटेरस में ही ये चीज काम कर देता है बच्चा। ठीक है, जो पोटी होता है, पहला पोटी होता है बच्चा का, उसे मेकोनियम बोलते हैं, है ना। जनरली नॉर्मल केस में मेकोनियम जैसी कंडीशन जब वो गर्भ से बाहर आता है तब होता है, लेकिन कुछ स्त्री में ये होता है कि बच्चा पोटी जो है वो गर्भ में ही कर दिया। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है यार कि जब पोटी गर्भ में कर देगा तो वहां पे गंदगी आ गया ना, तो गंदगी आ गया तो बच्चा को सही से भोजन, सही से खाना नहीं मिल पाएगा। तो एक कंडीशन देखने को मिलता है जिसे हम लोग फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, मतलब वो जो फीटस है वो क्या हो गया, सुस्त हो गया, है ना। तो इस केस में क्या होता है मेरे भाई कि जितना जल्द हो सके आप प्रसव करवा दे, वरना वो जो फीटस है उसकी मृत्यु होगी, और जब वो मर जाएगा तो माँ के भी शरीर पे, माँ के भी हेल्थ पे दिक्कत आएगी, है ना। तो याद रखेंगे कि हरा अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है तो वो केस मेकोनियम के कारण होता है। ठीक है, उसी तरीका से किसी स्त्री का एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो गोल्डन कलर का हो गया, है ना। गोल्डन मुख्य रूप से ये चीज को दिखाता है, ऐसे जनरली हल्का पीला तो होता ही है, लेकिन गोल्डन हो गया, सोना कलर का हो गया, ये आर एच इनकम्पेटिबिलिटी को दिखा रहा है ना। किस चीज को दिखाता है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कहने का मतलब आर एच असमानताएं को ये इंडिकेट कर रहा है। जो शिशु है, जो फीटस है, उसकी ब्लड ग्रुप और जो माँ की ब्लड ग्रुप दोनों अलग अलग है ना। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा, और समझना में क्या, वही एंटी डी जो इंजेक्शन है वो लगाना होगा, ताकि इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिसिस जो है वो ना हो पाए, है ना। अगला जो केस है वो हरा पीला यानी ग्रीन और येलो हो जाता है। तो ग्रीन और येलो पोस्ट मैच्योरिटी में होता है। ठीक है, ग्रीन और येलो किस में होता है, पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कहने का मतलब जो शिशु है, जो फीटस है, वो जनरली 40-40 सप्ताह तक डिलीवरी हो जाए तो ठीक है, किसी का डिलीवरी 42-43 सप्ताह में हो रहा है तो उस केस में ग्रीन येलो आपको देखने को मिल सकता है। ये याद रखेंगे, गहरा लाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गहरा लाल कब होगा, तो गहरा लाल तब होता है जब एक्सीडेंटल हेमरेज, एक्सीडेंटल हेमरेज कहने का मतलब माँ को किसी तरीका का चोट लग गया, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड सॉरी जो फीटस है वो डैमेज हो गया, है ना। तो जाहिर सी बात है डैमेज होगा तो फीटस की ब्लड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें रक्त को इम्यूनिटी फ्लूइड कैसा हो जाता है, गहरा और लाल हो जाता है। ठीक है, समझ में आई, एक्सीडेंटल हेमरेज। दूसरी चीज डार्क ब्राउन, अगर बच्चा जो है वो यूटेरस में मर गया, है ना, तो उस माँ की इम्यूनिटी फ्लूइड कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन, गहरा भूरा हो जाता है। मर गया तो कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन, इंट्रायूटेरिन डेथ बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, ऑलमोस्ट आपका इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो खत्म हो गया हमारे साइड तरफ से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। चलिए, का इसमें डिटेल का कुछ चाहिए, अब मास्टर बनिए, मास्टर मत बनिए, है ना। जो एग्जाम में पूछता है उतना ही याद रखिए ना। हाँ, एक का क्वेश्चन है वर्निक्स कैसियोसा से कि सर वर्निक्स कैसियोसा जो है कहाँ गया जी, वर्निक्स कैसियोसा पढ़ा है ना, अभी तो जस्ट पढ़ा है। देख, चिंग 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 चिंग, अरे हाँ, देखो यहाँ पे लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, आप समझदार बच्चे हैं इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। वर्निक्स कैसियोसा गया है, ये दो टर्म से बन के मिला हुआ है। ठीक है, पहला वर्निक्स जिसका मतलब होता है लेप, और केशियोसा
मतलब होता है चीज, देखो चीज एकदम चिपचिपा पदार्थ, अरे बटर चीज जो खाते हो, है ना, समझ में आ रही बात। तो इसी का लेप होता है। लगभग ये बनना कब शुरू होता है, तो 20वें सप्ताह से, 20वें सप्ताह से शुरुआत हो जाता है ना, बनना शुरुआत हो जाता है। जब मतलब फीटस मैच्योर हो जाता है, मतलब मान के चलिए 37वां 38वां सप्ताह में बच्चा जा रहा है, तो उस समय पूरा शरीर पे ये जो है वो लग जाता है। ठीक है, और सभी के लिए बस इतना ही याद रखें। अच्छा, दूसरी चीज, इसका काम क्या है सर, है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, छोड़ो बच्चा के छोड़ो, ये पानी का टंकी है ना, जिसमें क्या है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, और आपको इसमें डाल दिया जा रहा है, टिंगू चार्लिंग के मम्मी पापा को इसमें मम्मी को डाल दिया गया है। ठीक है, अब आप सोचो ना कि आप कितना दिन तक इस पानी में सरवाइव कर सकते हो। हार्डली 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी ना कभी आपकी शरीर जवाब देगी ना। और ये जो टिंगू चार्लिंग है ना, माँ के गर्भ में, अब इसे माँ के गर्भ कर लेते हैं। माँ के गर्भ में जो टिंगू चार्लिंग है, वो मान के चलिए कितना दिन तक रहता है, 9 महीना तक रहता है। और 9 महीना इम्यूनिटिक फ्लूइड में इसको रहना है। तो इम्यूनिटिक फ्लूइड के लगातार संपर्क में इसकी त्वचा खराब ना हो जाए, इसकी स्किन खराब ना हो जाए, इसके लिए बचाता है, इससे बचाता है ना। इसके साथ साथ आपको पता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होता है, हर एक बॉडी, इंसान की हर एक शरीर, है ना, वो मतलब अति पे मत जाइए, इंसान की जो शरीर है, हर एक इंसान की हर एक स्त्री का शरीर यही चाहता है कि उसकी जो शिशु हो नॉर्मल, वो शरीर पूरा कोशिश करता है ना। तो इसी को देखते हुए स्ट्रक्चर बनाया गया है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा का जो लेप लगने का इसका उद्देश्य भी है कि प्रसव में सहायता हो, बच्चा आसानी से निकल जाए। बच्चा चिपचिपा रहेगा तो वो आगे आसानी से मूव ऑन कर सकता है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि जो इन्फेक्शन बर्थ कैनाल में होता है, उस इन्फेक्शन से बच्चा बच सके। ये हो गया आपकी वर्निक्स कैसियोसा। और कोई डाउट है? जब बेबी म्यूचुअल हो जाएगा तो हेमनेटिक फ्लूइड ज्यादा निकलेगा, इसी की वजह से टेम्प कब, हाँ, गीता का कहना सही। जब बेबी म्यूचुअल हो जाएगा, म्यूचुअल मतलब मैच्योर हो जाए। ठीक है, चल धीरे धीरे मेरे काम होता है। हाँ, पूजा रानी का बच्चा मिनट, हाँ। एक टर्म है ये, इनका किनका है सर? सर ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, अरे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो, मैं ऑब्जेक्टिव दे दूंगा आपको, टेंशन काहे ले रहे हो, है ना? लुनोगो क्या होता है? ये तो मैं आपको समझाया ना, अब ये तो दिखाया। लुनोगो, ये मुलायम और पतला बाल देखो, हाँ, तो लिख लो, मुलायम या पतली हेयर, है ना, बच्चा के शरीर पे, भ्रूण के शरीर, भ्रूण के शरीर पे होता है। ठीक है, ये स्टार्ट कब होता है, तो 5वें वीक से सप्ताह से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, हर एक जगह, है ना, कंधा पे, पीठ पे, चेहरा पे, कान पे, हर एक जगह ये आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो वर्निक्स कैसियोसा का फंक्शन है ना, यही फंक्शन लेनोवो का भी होता है। समझा, समझे। और साथ साथ जो है, हाँ, जैसे हमने आपको बताया ना कि वर्निक्स कैसियोसा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड से बचाता है, तो ये भी जो है लेनोवो भी जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड की बैड इफेक्ट से बताता है जब बेबी मैच्योर हो जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका ये इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसे पढ़ लेंगे अच्छे से, समझ में आ जाए। मुलायम बाल, हाँ,
नेहा कुमारी का करना है पीडीएफ से ही पढ़ाई, ठीक है, पीडीएफ से ही चलेगा क्लास में, ठीक है। आपको समझ में आई क्या है, नहीं समझ में, आप घर पे बैठकर एक बार पढ़ो ना, इसमें क्या डाउट है, कहाँ पे डाउट है, अभी तो यही चीज को लिखवाता, ठीक है। सूखने लगता है, ठीक। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल के क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, पढ़ाई कर। जहाँ से मिलती है रोशनी, जहाँ से बनती है पहचान, राहुल सिर के हाथों में है हर सपने की शान। और मेरी ये सफलता पॉसिबल हुई स्टडी इंडिया अड्डा इंस्टीट्यूट राहुल सर की वजह से। अगर आप भी परमानेंट एएनएम नर्स बनना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें स्टडी इंडिया अड्डा एएनएम 2026 प्रीमियम फाउंडेशन बैच। ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 9955161278 पर। और मेरी ये सफलता पॉसिबल हुई स्टडी इंडिया अड्डा इंस्टीट्यूट राहुल सर की वजह से। पढ़ाई हो